चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 इसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा, दो का मतलब आप जान रहे हैं कि दो होता है। दो का मतलब आपको पता है कि दो होता है, ठीक है। लेकिन ये बात बताइए आप लोग कि चर किसको कहते हैं? चर, ठीक। चर का मतलब ये है कि देखिए, जो भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, क्या अल्फाबेटिकल नंबर का मतलब होता है जैसे ए से लेकर जेड तक, ठीक। कहां से लेकर कहां तक? ए से लेकर जेड तक कोई भी उसमें का अक्षर आप ले लीजिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे हम लोग? चर कहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने ए से लेकर यहाँ तक जेड तक कोई भी अक्षर लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? चर। लेकिन यहाँ पे कितने चर की बात हो रहा है? दो चर। तो इसमें कहीं भी या तो एक्स वाई आ सकता है, नहीं तो पी क्यू आ सकता है, नहीं तो ए बी आ सकता है। मतलब कोई भी आएगा, एक साथ दो ही को आएगा, दो से ज्यादा नहीं है। यानी कितने चर की बात हो रहा है? दो चर। तो दो चर में क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है, कुछ भी, मतलब दो ही हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे सब रैखिक किसको कहते हैं? रैखिक किसको कहते हैं? रैखिक का मतलब ये होता है, ठीक है, लेकिन चर का घात, क्या चर का घात एक हो, क्या हो? एक हो, या कुछ भी ना हो, क्या हो? कुछ भी नहीं हो। कुछ भी नहीं हो का मतलब क्या होता है? आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2 का पावर 1, इसका वैल्यू कितना होगा? 2। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब तक ही निकल रहा है ना। इसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 3 का पावर 1, यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो वैल्यू तो देखो 3 का घात 1 लिखा है, यहाँ पे इसका कोई घात नहीं लिखा हुआ है, वैल्यू दोनों का बराबर है कि नहीं? तो चर का घात मतलब x का घात मान लो 1 हो, या x का घात कुछ भी ना हो, तो ये क्या कहलाएंगे? रैखिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैखिक कहलाएंगे। जैसे देखिएगा, चर में हमने क्या बोला था? एक्स वाई हो सकता है, चलिए भाई एक्स ले लिए, वाई ले लीजिए, y1 हो चाहे y हो, ठीक है, इसको रैखिक कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। या मान लो यहाँ पे p है, तो p अकेले हो सकता है, p का पावर 1 हो सकता है, और या p लिखो। सपोज मान लो यहाँ पे q है, तो q का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे तो q स्क्वायर कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर ही होगा ना। तो बताओ ये रैखिक है? ये रैखिक है? नहीं। रैखिक होने के लिए या तो पावर 1 हो या पावर कुछ भी ना हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रैखिक कहेंगे। फिर से समझिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए a का पावर 1 हो और b का पावर 2 हो, तो क्या ये रैखिक हो सकता है? ये बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि a और b अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है कि नहीं? तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया है कि चर का घात 1 हो या कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक, ठीक है। अगर चर का पावर 2 हो तो क्या ये रैखिक है? चर का घात क्या हो? 1 हो या कुछ भी ना हो, उसका क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक, ठीक। चलो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि समीकरण किसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? समीकरण किसको कहते हैं? समीकरण की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जहां पे भी बराबर का साइन हो, कहां पे, चाहे वो कहीं हो, अगर वो बराबर का साइन है तो समीकरण है, बराबर का साइन नहीं है समीकरण नहीं। मान लो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कि 2x प्लस 3 और 5y प्लस मान लीजिए 2, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इधर देखिए हो गया, इधर भी हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन हो गया ना। तो बीच में अगर इक्वल टू का साइन हो गया तो मान लीजिए क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो गया, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए बराबर का साइन आ गया, तो बराबर का साइन आ गया मतलब कि समीकरण। अगर यही रहता कि 2x प्लस 3, तो क्या ये समीकरण होता?
क्या ये समीकरण होता? नहीं होता। तो समीकरण बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बराबर का साइन चाहिए। जहां पे बराबर है वो समीकरण है, जहां पे बराबर नहीं है वो समीकरण नहीं है। बात समझ में आया? अब बात आती है कि युग्म किसको कहते हैं। ठीक है, युग्म का मतलब ये होता है कि एक जोड़ा, एक जोड़ा मतलब एक जैसा, एक पेयर। जैसे मान लो कि अगर सपोज कि एक मतलब कि तुम जा रहे हो कहीं या फिर तुम्हारे घर पे भी है, अगर ये दो जूता होता है, एक पेयर में कितने जूते होते हैं? दो। अगर एक फट जाए तो क्या एक दूसरा लगा लोगे? दूसरा किसी का ले लोगे? एक वो अपना पहन लोगे, भैया का पहन लो। हाँ, कौन देखे? मतलब क्या दिक्कत है? अब वो स्टाइल बन जाएगा आज के डेट में, है कि नहीं? तो या फिर ऐसा कर सकते हो कि मोजा जो है, मोजा एगो अपना पहन लो, एगो दीदी का पहन लो, क्या दिक्कत है? चलेगा। कौन मोजा कोई देखने जा रहा है जी? फिर भी आदमी नहीं पहनता है। पहनता है? कोई भले नहीं देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं पहनता है। क्यों नहीं पहनता है? क्योंकि उसका पेयर नहीं है, उसका युग्म नहीं है। युग्म का मतलब एक ही जैसा। मान लो अब एक कैंची है, अब ये कैंची का है, ये मान लो दो पार्ट हो गया, एक इतना बड़ा हो, एक इतना बड़ा, छोटा, तो कटिएगा? कटाएगा नहीं होगा। तो कभी भी पेयर का मतलब होता है इक्वल। जैसे ये पेयर है, इक्वल है कि नहीं? अब भले कैंची का कलर दूसरा हो, कलर दूसरा हो, लेकिन बराबर है ना, कट देगा। अब जूता का मत समझिएगा लोग, है ना? जूता एक ही है ना? जूता का गाना है कि एक पेयर होना चाहिए, मतलब एक जैसे। जो मान लीजिए आपके पैर का एगो पेयर है कि नहीं है? एगो पेयर, दोनों पैर एक जैसा है ना, है कि नहीं? तो एक पेयर का मतलब क्या समझ में आया? एक जैसा दो। कितना? एक जैसा दो। अब यहाँ पे एक जैसा जब दो होगा तो उसको क्या कहेंगे? युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? युग्म। जैसे कि एक जैसा जूता दो हो जाता है, जिसको हम लोग पाते हैं, चप्पल हो जाता है, कैंची हो जाता है, यानी जो कुछ भी एक जैसा हो, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? युग्म कहेंगे। ठीक है, चल। तो ये चीजें आप लोगों को मोटा मोटी पूरा ये चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा कि दो का मतलब तो दो, चर का मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे दो चर। रैखिक का मतलब होता है चर का घात एक हो या कुछ भी ना हो। चर का घात क्या हो? एक हो या कुछ भी ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक कहते हैं। समीकरण का मतलब क्या समझा आपको? कि जिसमें बराबर का साइन हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समीकरण कहते हैं। ठीक है। युग्म का मतलब क्या होता है? जो एक जैसा दो, या तो आप लिख सकते हैं एक जैसा दो। ठीक है, एक जैसा दो होगा तो समीकरण युग्म बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक जैसा दो कैसे हम लोग पहचानेंगे, देखिएगा। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए, याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ए एक्स मतलब क्या है? ए और बी और सी, यहां पर लिखिएगा ए बी और सी क्या है? कोई संख्या है, कोई संख्या ही होगा ना। मतलब कि एक जगह पर कोई संख्या होगा, बी की जगह पर कोई संख्या होगा, सी की जगह पर कोई संख्या होगा, लेकिन एक्स वाई ही रहेगा। ठीक है, बस समझ लीजिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे हम जो ए एक्स बी वाई सी लिखे हैं, तो क्या ये रैखिक समीकरण है? पहले सबसे पहले लिखिए यहाँ पे इस तरीके से मत समझिए, इस तरीके से बाद में समझिएगा। हमने लिखा मान लीजिए 2x 3y प्लस 5। ठीक, तो बताओ तो इसमें दो चर है? इसमें दो चर है? हाँ, दो चर है। कौन कौन है? एगो x है और एगो y है। एगो x और एक y, यानी दो चर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? रैखिक की बात करें हम लोग, तो रैखिक का मतलब क्या हुआ था? चर का घात एक हो, तो देखो तो घात एक हो या कुछ भी ना हो। बस समझ रहे हो? यानी कि अगर इस तरीके से कुछ लिखा है ना, तो मतलब क्या है? उसका घात एक है। क्योंकि देखो दो लिखा है, दो का घात क्या है? एक है। वो हम लोग भले नहीं दिखता है, बात अलग चीज है। जैसे मान लो दो लिखा है, नीचे एक है कि नहीं? ये सब चीजें नहीं दिखती है, तो मतलब किसका घात क्या है? देखो तो कुछ नहीं है, खाली है। तो क्या है ये? रैखिक भी हो गया। क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन आए जब तक नहीं आएगा तब तक ये समीकरण नहीं बनेगा। अब बताओ क्या युग्म है? युग्म है? युग्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी अकेला है, एक और इसके तरह आएगा तब जाकर के क्या बनेगा? युग्म बनेगा। बात समझ रहे हो? तो यहां तक फिलहाल में विषम क्या कहा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हम लोग का क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ रहा है? अब देखोगे यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि 5x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो तो ये कौन सा समीकरण है? दो चर है कि नहीं? दो चर। अच्छा, पावर घात 1 है तो रैखिक हो गया। यहाँ पे समीकरण भी हो गया, तो यानी कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण ये भी हो गया। तो देखो इसका नाम क्या है? हम लोग रखे, इसका नाम वही रखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रखे कि नहीं रखे? इसका भी नाम वही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब समझ में आ रहा है? तो दोनों का नाम तो एक ही जैसा है कि नहीं? तो अब बताओ ये दोनों जब का नाम जब एक ही जैसा है, दोनों सब कुछ एक है, तो क्या ये युग्म नहीं बन गया? बात समझ में आ रहा है? जब दो समीकरण होंगे ना, जब दो समीकरण होंगे तो क्या बनेगा? युग्म बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चल, यानी कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं समझ में आया? है। चलिए, उसके बाद ये तो बातें समझ में आ गई आप लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें तो भी चैप्टर का मतलब समझ में आया है, लेकिन इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि जैसे कि एक तरीके से मिटा देते, पहले मिटा देते। याद है? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मान लीजिए कि हमने लिख लिया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण एक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब हम फिर लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण क्या हो गया? 2। ठीक, तो यहाँ पे जब दोनों एक ही तरह दिख रहा है कि नहीं, तो दोनों का नाम अलग अलग रख देंगे। समीकरण एक है जिसका नाम a1 b1 c1, a2 b2 और c2। समझ में आ रही है? जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, चलिए आप c1 बाई c2 बात समझ में आ रहा है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का अनुपात बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले चीज है कि ये बता रहे हैं अभी आगे, इसके पहले समझ लीजिए कि अगर हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो तरीके से हम लोग को इसको हल करना पड़ता है। एक हम लोग हल करते हैं बीजीय व्यंजक से। बीजीय व्यंजक मतलब इस तरीके से समीकरण दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा होता है कि ग्राफीय विधि। किस विधि से? ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि मतलब जो ग्राफ पेपर आप लोग जानते हैं ना, तो ग्राफ पेपर पर हम लोग खींच के बनाते हैं। तो ग्राफ पेपर पे मान लीजिए कि हम लोग के पास ये ग्राफ पेपर हो गया, इस तरीके से ग्राफ पेपर हो गया, तो इसके ऊपर किस तरीके का ग्राफ बनेगा ये भी जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ग्राफ दो तीन तरीके का करता है। एक ग्राफ करता है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ करता है, इस तरीके से ग्राफ करता है। एक ग्राफ हम लोग का ऐसा होता है और एक ग्राफ जो होता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, समझ रहे? तो जो इस तरीके का ग्राफ करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। ठीक है,
इस तरीके का ग्राफ कटता है तो बोलते हैं उसको लोग समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर। ठीक है, इस तरह का ग्राफ कटता है उसको बोलते हैं हम लोग संपाती। क्या बोलते हैं हम लोग? इस तरीके का ग्राफ कटेगा तो क्या बोलेंगे उसको? प्रतिच्छेद। इस तरीके कटेगा तो क्या बोलेंगे उसको? समांतर। ठीक है, इस तरीके कटेगा तो क्या बोलेंगे उसको? संपात। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम लोग इस चीजें जो है जानना। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों का तीनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो इसमें कहीं लफड़ा दिख रहा है? इसमें कहीं लफड़ा है? कहीं लफड़ा नहीं है। तो कहीं जब लफड़ा नहीं है तो देखो तो इस तरीके से काम बनेगा। क्या ग्राफ बनेगा यहाँ पे हम लोग का? संपाती ग्राफ बनेगा। क्योंकि देखो जब अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग एक घर में अगर दो भाई रहता है, दोनों भाई में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, तो उसका शर्ट पहन ले उसका शर्ट पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लफड़ा है तो भाई उसका तुम गंजी भी नहीं छू सकते हो, है कि नहीं? या फिर अगर सपोज मान लो दो झोटलैया आ गई सब दोनों की, तो होना तो है। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक भाई भाई है, जब तक भाई शादी जब हो गई तब भाई पर्दार हो जाता है। और जब भाई पर्दार हो जाएगा तो मतलब क्या है? एक एक बाप पदर के जो ईटा होगा ना, उनमें से कहीं हम आधा चाहिए, भैया कहेगा छोड़ दे, नहीं चाहिए, हाँ ये बोले ना कम से कम वो गुड़ा लग जाए, है ना, ले लो। इस तरीके का जुत्ती है सब, हाँ देखो सुई रहेगा ना वो तुड़वा देगी सब, ले लो तेन फंसा जाए, हाँ इस तरीके का काम होता है। बात समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों भाई भाई में जो भी लोग हैं इसमें कोई लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं। तो कोई लफड़ा नहीं है मतलब संपाती है। संपाती का मतलब वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पे जब संपाती बनेगा ना, और एक और समझा रहा है, समझो a1/a2 बराबर b1/c1/। अब देखो यहाँ पे बढ़ के भाई से लफड़ा फंस गया, हाँ बात समझ रहे हो ना? यानी कि फर्स्ट में अगर ये कट गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसमें एक काम होता है, यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनता है कौन सा? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखोगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ कटेगा? देखोगे लास्ट में जब होगा ना तो लास्ट में हम लोग ग्राफ कटेगा समांतर। क्या कटेगा? लास्ट में क्या ग्राफ कटेगा? बात समझ रहे हो ना? चलो अब लेकिन एक चीज यहाँ पे और समझ लो तुम लोग, यहाँ पे अगर इस तरीके का केस आता है संपाती में, तो और भी चीज समझ में आ रही है कि अगर संपाती है तो संगत भी होगा। संगत है कि नहीं? एक दूसरे से संगत है कि नहीं? लोगों एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? संगत भी है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये संगत में भी है। अच्छा चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बात बताओ कि ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित है कि नहीं है ना? आश्रित का मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम लोग अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित हो कि अगर वो लोग पैसा देंगे तो तुम लोग पढ़ोगे, वो लोग तुमको खाना पीना देंगे तो तुम लोग खाओगे, नहीं अगर नहीं देंगे तो फिर तुमको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेगी। तो तुम लोग अपने माँ बाप पे आश्रित है कि नहीं? उसी तरीके से आश्रित का मतलब ये देखिए ये वाला लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आश्रित है कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहेंगे? आश्रित भी। ठीक है, आश्रित। अच्छा संगत भी है, आश्रित भी है। क्या यहाँ पे विरोध हो रहा है? विरोध का मतलब होता है कि भैया तू झगड़ा का हम घर पर ना जाएंगे, है नहीं होता है? तो नहीं जाने देंगे मतलब क्या है? कि विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो विरोध हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? एक और नाम है अविरोधी। क्या कहेंगे हम लोग? बात समझ में आ रहा है? यानी कि अगर संपाती है तो उसका संगत भी होगा, आश्रित भी होगा और अविरोधी भी होगा। बात समझ में आ रहा है? ये तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बात समझिएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर ये कह रहा है कि भैया प्रतिच्छेदी है, तो चलो प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह ना लफड़ा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे इस तरीके का होगा तो क्या होगा? इसका भी संगत होगा, क्योंकि संगतिया तो बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, संगत होगा। तो क्या ये आश्रित है? नहीं, आश्रित नहीं। ठीक है, क्या ये विरोधी है? विरोध कहाँ कर रहा है?
अगर ये विरोध करता तो सीधे सीधे निकलने कहाँ देता, ये डाल देता, नहीं डाल देता, कहाँ भाई क्रॉस हो रहा है ना, तुम हमारा पड़ जाओ, हम तेरा पड़ जाए, लफड़ा ये है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर संगत है लेकिन अविरोधी भी है, ठीक है, बात समझ रहे हो, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे संगत है, ये संगत है क्या, कहीं मिल रहा है एक दूसरे से, तो ये संगत नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, असंगत है, असंगत है। लेकिन क्या ये क्या विरोधी है, क्या विरोधी है, विरोधी है, तभी ना कहीं एगो है पड़ जाता, तो एगो है पड़ जाता, कहता तू हमारा पीछे पीछे मत आइए, है तू है पड़े जो हम है पड़ जा, होता है कि नहीं, बचपन में झगड़ा होता है तो हमरा पड़ जाइए मत, हम जब पड़ जाते तो ही पड़ेगा तू, ना होता है, हाँ, तो तू है पड़ जा, हम है पड़ जा, तो वही चीजें है। एक होता है जैसे कि हम लोग पढ़ने भी जाते थे साइकिल से, तो जब लफड़ा हो जाएगा ना, कहेगा कि तू को पड़े जो, हम है पड़ जाए, हाँ, जब हम जाते पड़ा मत, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, ये अलग अलग रास्ते पकड़ लिए, यानी कि असंगत है, ठीक। लेकिन जब असंगत है तो एक और काम कर रहा है कि यहाँ पे ये विरोधी भी है, क्या है भैया, विरोध कर रहा है ना, बात समझ रहे हो ना, अरे क्या आश्रित कहाँ है, वो तो अलग अलग आश्रित कहाँ से, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, अगर इस तरीके का कहानी बन रहा है, संपाति बन रहा है, तो देखो, तो अगर भाई भाई में भाईचारा है तो बहुत सारा हल निकल सकता है किसी काम का, बहुत सारा काम हो सकता है, भाईचारा है तो बहुत सारा काम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है, तो भाई भाई में लफड़ा नहीं है तो मिलकर कुछ कर देगा, है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनेक हल होगा, क्या होगा, हाँ, अनेक हल होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिच्छेदी यानी कि एक जगह मिल रहा है, एक भाई मिल रहा है, एक भाई का नहीं आता ना, एक भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल एक हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, या फिर इसको कहते हैं हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब एक चीज और है, अब तो समझ रहे हो, लेकिन समानांतर में है, समानांतर में है, तो क्या यहाँ पे कोई हल निकल रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है, तो इसको लिखेंगे कोई हल नहीं है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई तुम लोग को, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखोगे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, यानी कि इसको क्या करना है कि बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त करना है, यानी कि पहले आपको समीकरण बनाना है, क्या बनाना है, समीकरण बनाना है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके ऊपर ग्राफ भी खींचना है, क्या करना है, समीकरण भी बनाना है और उसके ऊपर ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, x, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखोगे, अब हम लोग करेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न क्या कहा हम लोग, अब ये तो हम लोग माने हैं, और प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो यहाँ पे पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले। अब एक चीज समझोगे, आज अगर तुम्हारा उम्र मान लीजिए कि अगर 15 साल है, आज अभी तुम्हारा उम्र का अगर 15 साल है, तो आज और इसका साल 15 साल मान लो कि ये
80 में, नहीं, इसका उम्र अगर 15 साल है तो सपोज ये मान लीजिए जो भी, तो ये आपको मान लीजिए 14 साल का साझेदा हो गया, सीधा 14 साल का, एगो 15 साल का, एगो 14 साल। ठीक, तो हुआ क्या कि अगर मान लीजिए आज से 7 साल पहले, साइज कितना, ये असुमा कितना साल का होगा, 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले कितने साल का होगा वो, 8 साल का होगा। तो अगर ये 8 साल का होगा आज से 7 साल पहले, तो ये आज से 7 साल पहले कितने साल का होगा, है 7 साल का होगा। मतलब देख रहे हो ना कि घट रहा है, तो इसमें से भी घट रहा है और इसमें से भी घट रहा है ना। अगर मान लीजिए कि अभी ये 15 साल का है, तो आने वाले 3 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, 18 साल। तो इसका उम्र बैठा रहेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, तो इसका भी 3 साल बढ़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 17 साल। वाह, लग रहा है सीना चौड़ा कर रहा है, वाह लग रहा है बढ़िए क्या, सही है, हाँ जवान सीना चौड़ा कर, वाह अब बढ़ रहा है, वो का कहीं का। ठीक है, यहाँ देखिएगा, तो अगर बढ़ेगा तो दोनों में, और घटेगा तो, देखिएगा, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, या फिर एक ऐसा ऐसा आ जाता है पश्चात, क्या होता है, पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। बात समझ रहे हो ना, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब बाद में, समझ रहे हो ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों की वर्तमान आयु, ठीक, दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, एगो का है x और दूसरा क्या है, बनाने का यही तरीका है, आप लोग समझिएगा। x अगर माने है तो x और y दोनों मान लीजिएगा, मान लीजिए, मानने के बाद बीच में बराबर का साइन लगा दीजिएगा, कितने का साइन लगाइएगा, यानी x बराबर क्या मान लिया हम लोग। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 7 साल पहले, यानी 7 साल पूर्व, तो यानी कि 7 साल पूर्व का मतलब अगर हम जाते हैं तो इसमें भी 7 साल घटेगा और इसमें भी घट गया दोनों का। ये बताइए किसका उम्र है, आफ्ताब का उम्र है, और ये इसकी बेटी का उम्र है, तो कभी बाप और बेटी का उम्र बराबर हो सकता है, हो ही नहीं सकता ना। कितना लोगों हो गया, आधार कार्ड वाला कर सकता है सब, आधार कार्ड वाला हो सकता है, वोटर कार्ड वाला, चाहे राशन कार्ड वाला कर सकता है सब। कभी कभी क्या करता है सबकी मतारी की उम्र दिखाएगा 19 साल और बेटी की उम्र दिखा देगा 25 साल ना, तो इस तरह हो जाता है, आधार कार्ड वाला कर सकता है ना। तो आधार कार्ड वाला भरोसा मत करना। अब कभी कभी होता है कि बेटा का उम्र हो जाएगा 25 साल, अरे 35 साल, अब आपका उम्र हो जाएगा 15 साल ऐसा हो जाता है। तो खैर बात नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता है, बाप बेटा या बाप बेटी का उम्र कभी बराबर नहीं हो सकता। तभी क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारे आयु का 7 गुना था, 7 गुना उम्र किसका ज्यादा था, तो गुना किसमें करेंगे, नहीं, तो 7 गुना तो ऑलरेडी बड़ा है, फिर 7 से और गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, 49 गुना बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, कभी भी गुना कीजिएगा तो जिसका कम है उसमें गुना कीजिएगा, किसमें गुना कीजिएगा, कम किसका है, देखिए तो पुत्री का ऑलरेडी कम है, इसमें गुना कीजिएगा, ना कि जो पहले से बड़ा है उसमें एक और बढ़ा दीजिए, है ना। यानी इसमें कितना से गुना कर देंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। फिर से समझिएगा कि पहले हम दोनों को एक्स और वाई लिख देंगे, फिर 7 साल पूर्व का रहा तो 7 साल दोनों में से घटा देंगे, तो दोनों घटाएंगे तो बेटी का उम्र ऑलरेडी कम होगा, तो बेटी के उम्र में हम लोग क्या करेंगे, 7 से, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग x माइनस 7 लिख दिए, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 वाई, ये कितना हो जाएगा 7, है ना। देखो यहाँ पे x हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 49 से माइनस में तो के प्लस हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 7 वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, कितना हो जाएगा ये समीकरण, बात समझ में आ रहा है, हो गया समझ, समीकरण एक बन गया। अब क्या करेंगे, अब कह रहा है
कि अब फिर वही काम करेंगे, एक्स और वाई को लिख दो। अब कह रहा 3 साल बाद, अभी ना क्वेश्चन पढ़े हम लोग, कितना पढ़े हैं? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब 3 साल अगर बाप का भी बढ़ेगा तो 3 साल बेटी का भी बढ़ेगा। अब आप बताइए कि कह रहा 3 साल बाद तुम्हारे उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा, तो बताइए 3 गुना किसमें, 3 से किसमें गुना करना पड़ेगा हम लोग को? बेटी के उम्र में गुना करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा? बेटी के उम्र में गुना करना पड़ेगा। तो इसे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे आ गया x प्लस 3, हो जाएगा 3 में गुना कीजिएगा वाई से तो हो जाएगा 3y, और 3 3 का कितना हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9, इधर प्लस में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? 6। समीकरण तो बीजगणितीय तो हम लोग चेंज कर दिए नहीं। अब इसको क्या करना, हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग ग्राफ कल सीखेंगे।